हाय स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद त्रिवे, जिस पे आज हम एक और बेहतरीन केमिस्ट्री का वीडियो लेके उपस्थित हुए हैं, जिसमें आज का तुम्हारा टॉपिक है मेटल्स और नॉन मेटल्स। ठीक है, वही हम यूनिट कल से हम स्टार्ट करी हुई है हमने, मेटल्स और नॉन मेटल्स, जिसमें आज का टॉपिक हमारे पास क्या है, मेटलर्जी। देखो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है, अभी तक हमने पढ़ लिया है कि मेटल्स क्या होते हैं और नॉन मेटल्स क्या होते हैं। ठीक है, उनकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ लिए, उनके गुणधर्म पढ़ लिए, रिएक्टिविटी सीरीज़ पढ़ ली कि सबसे ज़्यादा रिएक्ट कौन करेगा, मेटल्स की टेंडेंसी क्या होती है वो पढ़ लिया हमने कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी होती है मेटल्स की, और जो जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वो उतना रिएक्टिव मेटल होगा। ठीक है, और सेम हमने ऐसे ही क्या कर लिया, जो जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो उतना अच्छा क्या होगा, नॉन मेटल होगा। ठीक है, हमने इनकी सीरीज़ भी पढ़ ली थी। अब उसके बाद हमने क्या पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ना है कि मेटल्स का जो क्या होता है, मेटल्स को हम मेटलर्जी पढ़नी है ना। हाँ, तो अब मेटल्स हमको मिले कहाँ से। ठीक है, हमने ये सब पढ़ लिया कि मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली, प्रोसेस पढ़ ली। अब पढ़ना है कि मेटल्स को हम प्राप्त कहाँ से करेंगे। ठीक है, मेटल्स मिलेंगे कहाँ से हमको, तो और जिस प्रोसेस से हमको मेटल मिलेंगे वो प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ये सारी चीज़ें हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो मेटल्स सबसे ज़्यादा, ये तो हमको पता है कि मेटल्स कहाँ पे पाए जाते हैं, मेटल अर्थ की क्रस्ट में पाए जाते हैं। ठीक है, और कहाँ पे भी पाए जाते हैं, हमारे सी सागर समुद्र जो इनमें भी पाए जाते हैं। ठीक है, इनमें भी हमारे क्या पाए जाते हैं, मेटल्स पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं, देखो हमारा सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, जो भी सॉल्ट है ये कहाँ पे पाए जा रहे हैं, समुद्र में पाए जा रहे हैं। और सोडियम क्लोराइड में सोडियम क्या है, हमारा मेटल ही तो है, तो हमारे कहाँ पे भी, हमारे समुद्रों में भी क्या पाए जाते हैं, मेटल्स पाए जाते हैं। पर हम उसको क्या नहीं कर सकते, उसको हम निकाल नहीं सकते हैं। ठीक है, मेटल्स तो हैं पर हम उसको एज ए यूज के लिए नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो ऐसे ही हमको जो मेनली मेटल्स प्राप्त होते हैं, सुना होगा तुमने सोने की खदानें और लोहे की खदानें, या जो ये ऐसे करके ये कहाँ से निकल रहे हैं, अर्थ की क्रस्ट से निकाले जा रहे हैं, कौन, मेटल्स। ठीक, तो अब देखो सबसे पहले हमको मेटल्स किसके रूप में प्राप्त हुए, मेटल्स। अब मेटल है तो ऐसे हम सीधे कहीं पे रखा तो नहीं होगा, मेटल कहीं पे ऐसे सीधे तो रखा नहीं होगा जैसे कि तुम आओ निकालो और यूज़ कर लो, नहीं। मेटल्स पाए जाते हैं ओर्स के फॉर्म में। ठीक है, ओर्स के फॉर्म में या मिनरल्स के फॉर्म में। ठीक है, मिनरल्स के फॉर्म में पाए जाते हैं, और जिन मिनरल में मेटल की मात्रा बहुत अत्यधिक होती है और हम क्या करें, हम कम पैसा लगा के क्या कर सकते हैं, मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उसे हम ओर बोलते हैं। ठीक है, और पता चल गया क्या होता है, और अयस्क वो है जिससे हम किसी धातु को कम खर्च में और उचित मात्रा में क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, वो क्या होता है, अयस्क। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ओर बोलते हैं। ठीक है, अब ओर से हमने क्या करना है, अब ओर से हमें ओर से हमने मेटल निकाला। अब ओर से मेटल निकाला तो सीधे ऐसे थोड़ा ना निकाल दिया कि ओर है हमारे पास, मैंने तुम्हें एक पत्थर निकाल के दिया, मैंने बोला कि इसमें तुम्हारे पास क्या है, इसमें तुम्हारे पास मैग्नीशियम भी है। ठीक है, तो आप पत्थर से तुम सीधे मैग्नीशियम को ऐसे थोड़ा ना निकाल लोगे, कुछ प्रोसेस होंगे उसके, कुछ केमिकल बदलाव करने पड़ेंगे ना, कुछ तो उसमें हीटिंग वगैरह जो भी है, बहुत सारी चीज़ें उसमें करनी पड़ेंगी, और वो जो सारी प्रोसेस करनी पड़ती है उसको हम एक साथ में क्या बोलते हैं, मेटलर्जी, धातु कर्म। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, मेटलर्जी। और वही सब हम आज क्या पढ़ेंगे कि मेटलर्जी का प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, तो मेटलर्जी का इसका डेफिनेशन तो इसमें लिखा नहीं हुआ है, पर मैंने तुम्हें समझा दिया मेटलर्जी क्या होती है, कि किसी अयस्क से धातु को एक प्योर फॉर्म में क्या करना, प्राप्त करना, मेटलर्जी या धातु कर्म कहलाती है। ठीक है, धातु मेटल को बोलते हैं, अभी इंग्लिश वाले बोलेंगे, इंग्लिश में पढ़ाओ। तो कंसंट्रेशन देखो, तो अब जो तुम्हारा क्या है, मेटलर्जिकल प्रोसेस है, प्रोसेस के इसके क्या है, सबसे प्रोसेस के तुम्हारे क्या है, 3 इसके क्या होते हैं, स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ओर, अयस्क का शुद्धिकरण। देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमको ओर मिला है उसमें से हम अशुद्धियों को क्या करते हैं, अशुद्धियों को हटाते हैं, संकेंद्रण करते हैं, पहले की जितनी भी उसमें गंदगी है उसको साफ करते हैं। ठीक है, दूसरा जो हमारा इसके बाद जो दूसरा स्टेप आता है, दूसरा स्टेप हमारा लिखा हुआ है यहाँ पे कि देखो पहले हमने अशुद्धियाँ हटा दी। ठीक है, फिर अशुद्धियाँ हटाने के बाद दूसरा हमने क्या करा कि धातु का निष्कर्षण करा, मतलब धातु को अलग निकाल लिया, क्योंकि ऐसा नहीं कि सारी अशुद्धियाँ निकल जाएंगी, कुछ अशुद्धियाँ जो हम निकाल सकते हैं उनको तो हमने पहले निकाल लिया। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं कि जो बचा और है, और में से हमने सीधे क्या निकाल लिया, मतलब और है तो और भी तो प्योर फॉर्म में नहीं होगा ना, पहले
उसमें भी तो मिट्टी वगैरह हो सकती है, ठीक है। जैसे हम किसके लोहे के पढ़ते हैं कि हेमेटाइट होता है, ऐसे करके पढ़ रहे होते हैं ना हम। तो अगर हेमेटाइट हमको मिला तो ऐसा थोड़ा ना है कि हेमेटाइट ही हेमेटाइट है, हो सकता है अगर वो ज़मीन में इतने साल से पड़ा है उसमें मिट्टी हो, कंकड़ हो, धूल हो, कुछ भी बहुत सारी जो तुम्हारे एनिमल्स हैं उनकी बॉडी, अगर वो मरे उनकी बॉडी का कुछ वेस्ट मटीरियल उस पर लगा हुआ हो, तो सबसे पहले वाले में हम क्या करते हैं, उस सारी चीज़ों को हटाते हैं, प्योर और प्राप्त करते हैं, ठीक है। फिर और जब हमको प्राप्त हो गया तो सेकेंड स्टेप में जो हमारा एक्सट्रैक्शन, क्या लिख रखा है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, इसमें हम क्या करते हैं कि मेटल को और से अलग निकालेंगे, ठीक है। फिर और से हमने मेटल को अलग निकाला, और लास्ट जो स्टेप होता है प्योरीफिकेशन का, उसमें हम क्या करते हैं, क्योंकि इतना सब करने के बाद भी ज़रूरी नहीं कि मेटल हमको प्योर फॉर्म में मिले, उसके बाद हम उसका रिफाइनिंग और प्योरीफिकेशन क्या करते हैं, और उसमें भी बहुत सारे क्या मेथड्स होती हैं उसकी भी, ठीक है। तो ये क्या है, 3 स्टेप्स हैं किसके, मेटलर्जिकल प्रोसेस के। जो तुम्हारी जो प्रोसेस है वो 3 स्टेप में कंप्लीट हो रही है तुम्हारी। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप है कंसंट्रेशन ऑफ ओर, अयस्क का संकेंद्रण या शुद्धिकरण। देखो सबसे पहले लिखा है इस स्टेप में क्या हो रहा है, दिस स्टेप रिमूव्स अनवांटेड impurities like sand, clay, stones from the ore to increase मेटल कंटेंट। देखो यही तो लिखा है कि जो तुम्हारा जो फर्स्ट कंसंट्रेशन में क्या हो रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ जो तुम्हारा क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ ओर जो लिखा है, इसमें तुम ओर से क्या करोगे, ओर से सैंड मतलब रेत, क्ले मिट्टी, और स्टोन पत्थर जैसे जो तुम्हारी इम्प्योरिटीज़ है उनको क्या करोगे, हटाओगे। और से क्या करोगे, इम्प्योरिटीज़ हटाओगी। कैसी इम्प्योरिटीज़, कि सैंड, क्ले और स्टोन लाइक इम्प्योरिटीज़ को क्या करोगे, हटाओगे, ठीक है। और क्यों हटा रहे हो इनको, क्योंकि ये अगर तुम्हारी इम्प्योरिटीज़ हटेंगी तो मेटल का कंसंट्रेशन तो अपने आप ही बढ़ गया। वही तो बोल रहा है कि ओर का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, ओर का जो कंटेंट है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अगर मेटल तुम्हारा क्या हट जाएगा, तुम्हारी इम्प्योरिटीज़ हट जाएंगी तो मेटल का कंटेंट अपने आप बढ़ जाएगा, ठीक है। अब इसकी क्या है, इसकी सब मैथड्स यहाँ पे दी हुई हैं कि कौन कौन सी मैथड है, क्योंकि अलग अलग जो मेटल है अलग अलग उनकी रिएक्टिविटी होती है, तो उनके लिए अलग अलग मैथड होते हैं। किसके, ये तुम्हारे मेटलर्जी के अलग अलग मेथड होते हैं, ठीक है। तो ये कंसंट्रेशन ऑफ ओर का भी अलग अलग मेथड होते हैं अलग अलग मेटल्स के लिए। तो फर्स्ट तुम्हारा मेथड यहाँ पे दे रखा है, फर्स्ट मेथड ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ओर को कंसंट्रेट करने का जो फर्स्ट मेथड है वो बताया हुआ है ग्रेविटी सेपरेशन। देखो सेपरेशन मतलब क्या होता है, अलग करना। ग्रेविटी तो तुम्हें पता है, कोई चीज़ ऊपर से क्या कर रही है, नीचे गिर रही है, ठीक है। तो देखो अब ग्रेविटी सेपरेशन जो है इसमें क्या होता है, इसमें तुम देखो तुम्हारे पास क्या है, ओर है, ओर को तुमने स्मॉल पार्टिकल्स में क्या कर लिया, तोड़ लिया, मतलब उसको पीस के उसको चूरा बना लिया बेसिकली। फिर उसमें क्या करा, उसमें ग्रेविटी के हिसाब से, ठीक है, ग्रेविटी के हिसाब से क्या होगा कि अगर उसको पानी में बहाओगे तो ग्रेविटी जो भारी वाले घनत्व वाले, इसमें ना घनत्व का डिफरेंस होना चाहिए। मतलब जैसे तुम्हारा कोई ओर है, ओर और इम्प्योरिटी में घनत्व का बहुत ज़्यादा अंतर होगा, ठीक है। घनत्व पहचानते हो, डेंसिटी में बहुत डिफरेंस होता है, ठीक है। डेंसिटी में डिफरेंस हुआ तो क्या होगा, जो भारी घनत्व वाली चीज़ें हैं ना, जिनकी डेंसिटी ज़्यादा है, वो चीज़ें नीचे रह जाएंगी, और हल्की घनत्व वाली चीज़ें क्या हो जाएंगी, ऊपर आ जाएंगी, ठीक है। अगर तुम्हारा अगर इम्प्योरिटी की डेंसिटी क्या है, तुम्हारी लो डेंसिटी है, तो इम्प्योरिटी ऊपर आ जाएगी और तुम्हारा मेटल नीचे रह जाएगा, और वाइस वर्स, ठीक है। ऐसे ही होगा, मतलब अगर इसका उल्टा अगर तुम्हारा होगा तो वो भी वैसे ही रहेगा, ठीक है। तो अब ये यूज़ किसके लिए होता है, बोल रहा है हैवी ओर्स के लिए, मतलब जो भारी ओर होते हैं, ठीक है। हो सकता है अगर तुम्हारे ओर भारी होते हैं तो उसके लिए कि तुम्हारे जो ओर नीचे बैठ जाएगा और इम्प्योरिटी क्या हो जाएगी, ऊपर ही रह जाएगी, ठीक है। हैवी ओर्स लाइक हेमेटाइट, ठीक है। हेमेटाइट किसका ओर होता है, आयरन का। आयरन किससे प्राप्त करते हैं, अगर हो सकता है आ जाए कि आयरन का और कौन सा है इनमें से, और लिखा हो Fe2O3, तो ये क्या है, हेमेटाइट है, ठीक है, आयरन का ओर है, ठीक। तो ये जो तुम्हारा ग्रेविटी सेपरेशन वाला मेथड किसके लिए यूज़ हो रहा है, आयरन के सेपरेशन में, वो भी जब तुम्हारे पास आयरन का कौन सा ओर हो, हेमेटाइट हो, ठीक। फिर दूसरा है फ्रॉथ फ्लोटेशन, ठीक है। फ्रॉथ फ्लोटेशन क्या होता है, तुम्हारा झाग उत्प्लवन विधि। झाग उत्प्लवन विधि, इसमें क्या होता है, इसमें भी सेम वही चीज़ हो रही है। इसमें भी हम क्या करते हैं, जो ओर है उसको स्मॉल पार्टिकल्स में तोड़ लेते हैं, उसको फिर पानी में क्या करते हैं, पानी के साथ क्या कराते हैं,
पानी के साथ उसको बहाते हैं। और जो तुम्हारा क्या है, जो सल्फाइड, हाँ ये सल्फाइड ओर्स के करते हैं ना हम, ये वाली मेथड, फ्रॉथ जो फ्लोटेशन वाली मेथड है, ये हम सल्फाइड ओर्स के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जो सल्फाइड के ओर्स हैं वो ऊपर आ जाते हैं और इम्प्योरिटी वो ऊपर झाग के साथ आ जाती है और इम्प्योरिटीज़ पानी के साथ बह जाती हैं, ठीक है। जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो पानी के साथ बह जाएंगी और जो सल्फर ओर्स हैं वो क्या हो जाएंगे, वो ऊपर तुम्हें प्राप्त हो जाएंगे, किसके साथ, झाग के साथ, ठीक है। दूसरी मेथड क्या आई, फ्रॉथ फ्लोटेशन। फर्स्ट ग्रेविटी क्या है, ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल सेपरेशन, दूसरा आया फ्रॉथ फ्लोटेशन, थर्ड आया मैग्नेटिक सेपरेशन। थर्ड क्या आया, मैग्नेटिक सेपरेशन। अब इसमें क्या होता है, चुंबकीय पृथक्करण लिख रखा है। चुंबकीय पृथक्करण मतलब इसमें क्या है, इसमें जो तुम्हारे मेटल्स हैं और जो तुम्हारी इम्प्योरिटीज़ है उनके अलग अलग क्या होंगे, चुंबकीय गुण, उनके अलग अलग चुंबकीय गुणों के आधार पर हम उनको क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे, ठीक है। हो सकता है कोई चीज़ चुंबक, देखो मेटल है, हो सकता है कि तुम्हारी मेटल क्या है, मेटल तुम्हारा चुंबक के पास आने पे चुंबक से चिपक रही है, ठीक है, और जो तुम्हारा इम्प्योरिटी है वो नहीं चिपक रही है, ठीक। तो क्या होगा, तुम क्या ले जाओगे, अगर चुंबक ले जाओगे तो तुम्हें अपना क्या, अपना और मिल जाएगा और इम्प्योरिटी अपने आप ही बाहर चली जाएगी। यही तो मेथड है, यही तो चुंबकीय पृथक्करण मेथड है, इसमें यही हो रहा है। तो इसमें किसके लिए हो रहा है, ये हो रहा है मैग्नेटाइज्ड ओर्स लाइक मैग्नेटिक ओर्स लाइक मैग्नेटाइट Fe3O4। तो जो तुम्हारा मैग्नेटिक सेपरेशन है वो किसके लिए यूज़ कर रहे हो, ये मैग्नेटाइट के लिए कर रहे हो। यहाँ पे हेमेटाइट के लिए कौन सी करी थी, ग्रेविटेशनल। हेमेटाइट भी किसका और है, आयरन का है, और मैग्नेटाइट भी किसका है, आयरन का है। इसका भी फॉर्मूला यहाँ पे दे रखा है Fe3O4। ये किसका है, मैग्नेटाइट का, और वो किसका था, हेमेटाइट का। मैग्नेटाइट में कौन सी सेपरेशन मेथड, मैग्नेटिक, क्योंकि क्या है, ये मैग्नेटिक ओर है, ठीक है, ये क्या है, मैग्नेटिक ओर है। फिर उसके बाद लास्ट आया लीचिंग या घोलक निष्कर्षण, ठीक है। घोलक निष्कर्षण में क्या होता है, घोलक निष्कर्षण में भी तुम्हारे पदार्थों को क्या कर लिया जाता है एक सेकेंड, ये तो मैं भूल गई इसका, इसको तो नेक्स्ट है तुम्हारे पास क्या है, लीचिंग, ठीक है। लीचिंग या घोलक निष्कर्षण, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें किसी ठोस पदार्थ को किसी लिक्विड में घोल के फिर क्या कर रहे होते हैं, फिर सेपरेशन होता है, ठीक है। कि सपोज तुम्हारे पास क्या है कि तुमने कोई, तुम्हारे पास मेटल है, वो मेटल के क्या बना लिया तुमने, मेटल को तुमने किसी वाटर के साथ या किसी वो लिक्विड के साथ क्या कर दिया, मिक्स करके उसके क्या बना दिए, उसके ऑक्साइड्स बना दिए, सल्फाइड्स, कुछ भी ऑक्साइड्स बना दिए, ठीक है। फिर उनको बाद में क्या कर लिया, उनको फिर बाद में सेपरेट करके उसका और अलग प्राप्त कर लिया, और जो तुम्हारी क्या है, जो तुम्हारी इम्प्योरिटीज़ है उनको अलग कर लिया। ये यूज़ किसके लिए हो रहा है, यूज्ड फॉर बॉक्साइट के लिए, ठीक है। एल्यूमिनियम का और है कौन, बॉक्साइट, Al2O3.2H2O इसका क्या है फॉर्मूला। ये जो तुम्हारे फॉर्मूलेज हैं ये इनको क्या करोगे, फॉर्मूलाज को याद रखोगे, ठीक है। हो सकता है कि पूछ ले कि बॉक्साइट का जो तुम्हारा रासायनिक समीकरण है या उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो वहाँ पे अगर तुमने याद करा होगा तो तुम्हारा एक प्लस पॉइंट रहेगा, कि ये नहीं कि जो तुमने कि हाँ यही सब पढ़ रहे हैं इन पे ध्यान नहीं दिया। अगर ये भी लिखे हुए हैं जो यहाँ पे, वो भी तुम क्या करोगे, ध्यान रखोगे, ठीक है। जो फॉर्मूला यहाँ पे लिखे हुए हैं इनको भी ध्यान दोगे, ठीक है। देन उसके बाद दूसरा इधर पे स्टेप लिखा हुआ है कि तुमने कंसंट्रेट तो कर दिया, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ ओर तो कर दिया, ओर में से इम्प्योरिटी हटा दी। अब और जो तुम्हारे पास है, ओर में से भी तो मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है, अब ओर में से भी क्या करना है, मेटल को निकालना है। अब तुम्हारे पास Fe2O3 है, तो Fe2O3 अभी हमने क्या पढ़ा था, ये क्या था, आयरन का ओर था ना। तो अब इसमें से तुम्हें Fe भी तो चाहिए, अब ये तो ऑक्साइड के रूप में है, आयरन का ऑक्साइड है, ठीक है। अब तुम्हें आयरन चाहिए ना, मेटल तो आयरन है, आयरन ऑक्साइड थोड़ना है। तो अब जो ये मेथड है ये किस में होगी, ये स्टेप 2 में करेंगे हम। इसमें से आयरन के ओर में से आयरन क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे। और ये कौन सा स्टेप है, स्टेप नंबर 2 है, ठीक है।
तो लिखा है द कंसंट्रेटेड ओर इज कन्वर्टेड इनटू मेटल यूजिंग द केमिकल और फिजिकल मेथड्स। मतलब केमिकल और फिजिकल मेथड्स के थ्रू हम क्या करेंगे, अब जो हमारा ओर है, ओर से क्या करेंगे, मेटल एक्सट्रैक्ट करेंगे। वही हिंदी में लिखा है कि संकेंद्रित अयस्क, मतलब जिसमें से हमने गंदगी हटा दी है, ओनली जो ओर ही ओर बचा है, अयस्क ही अयस्क बचा है, को विभिन्न रासायनिक या भौतिक विधियों द्वारा, रासायनिक मेथड्स भी हो सकती हैं या तुम्हारी कौन सी फिजिकल मेथड्स भी हो सकती हैं, ठीक है, द्वारा धातु में परिवर्तित किया जाता है। ठीक, ये कौन सी है, ये क्या है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल है। ठीक, फिर मेथड बेस्ड ऑन मेटल रिएक्टिविटी, कल हमने क्या पढ़ लिया था, मेटल रिएक्टिविटी पढ़ ली थी। ठीक है, कि मेटल रिएक्टिविटी सबसे रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी थी ना, सबसे रिएक्टिव वाले ऊपर थे सीरीज में और सबसे लीस्ट रिएक्टिव वाले सीरीज में सबसे नीचे थे। तो उनकी रिएक्टिविटी के बेस पे अब हमारी क्या होंगी, मेथड्स होंगी अलग अलग। मतलब जिसका रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी उसके लिए हम अलग मेथड करेंगे यूज़, जिसकी मॉडरेट होगी उसके लिए अलग यूज़ करेंगे, और जिनकी सबसे कम होगी लीस्ट उनके लिए हम अलग मेथड ऑफ क्या करेंगे, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल यूज़ करेंगे। ठीक है, तो मेटल की रिएक्टिविटी, जो हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं, मतलब अत्यधिक रिएक्टिव मेटल होते हैं, उनका हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, इलेक्ट्रो से क्या पता चल रहा है कि लाइट से कुछ रिलेटेड है, इलेक्ट्रिक करंट से कुछ रिलेटेड है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या करना होता है कि तुमने इसका क्या करा कि सपोज तुम्हारे पास क्या है, देखो जो हाईली रिएक्टिव होंगे, इट मीन्स वो क्या करेंगे, हाईली रिएक्टिव होंगे, और मेटल्स का नेचर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का होता है। मीन्स वो इलेक्ट्रिसिटी के साथ क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन अपने देंगे ना, डोनेट करेंगे। तो इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होगा कि हम वो ओर को क्या करेंगे, ओर का हम सॉल्यूशन में मिला देंगे। ठीक है, सॉल्यूशन में मिलाएंगे और इलेक्ट्रॉन्स क्या जो मेटल है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, और तुम्हें क्या मिल जाएगा, तुम्हारा मेटल क्या हो जाएगा, अलग निकल जाएगा। ठीक है, मेटल तुम्हारे क्या हो जाएंगे, सेपरेट आउट हो जाएंगे। किस मेथड से, इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड से। ठीक है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रोड और तुम्हारा 2 इलेक्ट्रोड लगे होते हैं ना, कैथोड और एनोड, तो एक साइड से तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स निकलते जाएंगे और तुम्हारा मेटल क्या होता जाएगा, मेटल वगैरह तुम सेपरेट कर सकते हो किससे, इलेक्ट्रोलाइसिस से, और जो तुम्हारे ऑक्साइड्स वगैरह हैं वो साइड हो जाएंगे। ठीक है, तो तुम्हारे हाईली रिएक्टिव कौन कौन से थे, सोडियम था, पोटेशियम था, एल्यूमिनियम था, मैग्नीशियम था। इनके लिए कौन सी मेथड यूज़ करेंगे हम, इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड यूज़ करेंगे। किस चीज़ के लिए, जो सेकंड स्टेप है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, मेटल एक्सट्रैक्ट करने के लिए कंसंट्रेटेड ओर में से। ओर कंसंट्रेट फर्स्ट वाली स्टेप में कर दिया है, अब सेकंड स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, इसको प्योरीफाई कर रहे हैं। ठीक है, प्योरीफाई नहीं सॉरी, मेटल सेपरेट कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखो। फिर दूसरा है मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स, मतलब जो बीच में थे, वो सीरीज के जो बीच के मेटल थे उनके बारे में बात चल रही है कि उनको हम कैसे करते हैं, उनको हम रोस्टिंग से और रिडक्शन से, मतलब उनको हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट कर रहे हैं। रोस्टिंग वही तो हुआ कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या कर दिया तुमने, हीट कर दिया या जला दिया। ठीक है, और रिडक्शन कर दिया। ठीक है, तो किसका करोगे, जिंक, आयरन और क्या है तुम्हारा लेड और कॉपर, ये क्या है मॉडरेटली रिएक्टिव तुम्हारे एलिमेंट्स हैं। तो मॉडरेटली तुम्हारे जो रिएक्टिव क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं, उनको हम किससे करते हैं, उनको हम रोस्टिंग से या रिडक्शन से क्या करते हैं, मेटल एक्सट्रैक्ट करते हैं उनमें। ठीक है, मेटल को किससे एक्सट्रैक्ट करते हैं, बोल रहे हैं रोस्टिंग से या रिडक्शन से। रोस्टिंग क्या होती है, तुम्हारे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तुमने क्या कर दिया, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तुमने उस ओर को हीट कर दिया। ठीक है, और थर्ड है तुम्हारे जो कम क्रियाशील धातु हैं, जो तुम्हारे लीस्ट क्या रिएक्टिव मेटल्स या लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं, इनको हम क्या करते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन, तापीय अपघटन से क्या कर सकते हैं, इनके ओर से इनको क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ओर से मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। आ गई बात समझ में। तो देखो फर्स्ट तुमने क्या पढ़ा था, इससे पहले पढ़ा था कि इसमें बड़े ध्यान से पढ़ना है कि जितनी जल्दी तुम्हें समझ आ रहा होगा उतनी जल्दी तुम भूल भी जाओगे। कि सबसे पहले देखो मेटलर्जी क्या है, प्रोसेस है किसका, कि मेटल को एक्सट्रैक्ट करने का, मेटल प्योर मेटल प्राप्त करने का, किससे, ओर से। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप उसमें आता है, फर्स्ट स्टेप आता है कंसंट्रेशन ऑफ ओर। ठीक, उसमें क्या आता है, उसमें भी तुम्हारे 4 मेथड यहाँ पे लिखे हुए हैं, ग्रेविटी सेपरेशन, फ्रॉथ सेपरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन और फोर्थ है लीचिंग। फिर दूसरा स्टेप तुम्हारा है कि तुम क्या कर रहे हो, एक्सट्रैक्शन ऑफ ओर, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल सॉरी, किस में से, ओर में से। ठीक, और इसके लिए भी मेथड दी हुई है। अगर तुम्हारा हाईली रिएक्टिव क्या है, हाईली रिएक्टिव मेटल है किसी ओर में, तो उसके लिए तुम इलेक्ट्रोलाइसिस यूज़ करोगे। अगर मॉडरेटली जो तुम्हारा क्या है रिएक्टिव
मेटल है तो तुम क्या यूज़ करोगे, रोस्टिंग या रिडक्शन, वो रोस्टिंग एंड रिडक्शन की मेथड यूज़ करोगे। और थर्ड, अगर तुम्हारा लीस्ट तुम्हारा क्या है, लेस या लीस्ट तुम्हारा रिएक्टिव मेटल है तो तुम्हें थर्मल डिकम्पोजिशन यूज़ करना है, ठीक है। देन लास्ट स्टेप क्या आया तुम्हारा, अब आया प्योरिफिकेशन का। अब मेटल तो तुम्हें मिल गया पर ज़रूरी थोड़ा है कि प्योर हो, ठीक है। तो प्योर मेटल, उसके लिए क्या करोगे, अब रिफाइनिंग ऑफ मेटल, ठीक है, धातु का परिष्करण, यहाँ क्या बोल सकते हो उसको, शुद्धिकरण, ठीक है, शुद्धिकरण। इसमें क्या होगा, द एक्सट्रैक्टेड मेटल कंटेन्स इम्प्योरिटीज, मतलब जो तुमने एक्सट्रैक्ट करा है मेटल, हो सकता है, देखो इतनी सारी प्रोसेस करी है हमने, इतनी सारी प्रोसेसेस के बीच में हो सकता है उसमें कुछ केमिकल इम्प्योरिटीज हो या कुछ डस्ट वगैरह ही चली गई हो, ठीक है। तो उसको प्योर करने के लिए हम क्या करेंगे, अब रिफाइन करेंगे उसको, ठीक है। द एक्सट्रैक्टेड मेटल contains impurities so it undergoes refining to obtain a pure form, ठीक है। अब क्या करते हैं, उसकी रिफाइनिंग करते हैं, किसके लिए, obtain pure metal, मतलब प्योर मेटल हमको प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको फिर रिफाइन करते हैं, ठीक है। फिर रिफाइन, तभी तो प्योर प्राप्त होगा। हो सकता है कि अभी उसमें कुछ इम्प्योरिटी हो, कोई हमको कंफर्म थोड़ा है, तो हम दोबारा उसका क्या करते हैं, रिफाइन करते हैं। और उसके लिए कॉमन रिफाइनिंग मेथड्स भी दे रखी हैं, कौन कौन सी, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग होती है, तुम्हारी डिस्टिलेशन होती है, लिक्वेशन होती है, जोन रिफाइनिंग होती है, ठीक है। तो वैद्युत परिष्करण किसको बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में किस के लिए यूज हो रही है, इलेक्ट्रोलाइटिक जो रिफाइनिंग है तुम्हारी वो हो रही है कॉपर के लिए, सिल्वर के लिए, एल्यूमिनियम के लिए और गोल्ड के लिए, ठीक है। किसके लिए, ये चार मेटल तुम्हारे यहाँ पे दे रखे हैं, इनके लिए हम कौन सी मेथड यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। उसके बाद दूसरा आया हमारा डिस्टिलेशन मेथड, किसके लिए, जिंक और Hg के लिए, ठीक है, जिंक और मरकरी के लिए यूज कर रहे हैं। थर्ड है लिक्वेशन या पिघलाव विधि इसको बोलते हैं, जो किसके लिए, टिन के लिए यूज कर रहे हैं हम, ठीक है। और फोर्थ आया तुम्हारा कि जोन रिफाइनिंग, क्षेत्र परिष्करण, ये होता है तुम्हारा सिलिकॉन और जर्मेनियम के लिए, जो अर्धचालक तत्व हैं, ठीक है, अर्धचालक तत्व हैं, उनके लिए हम क्या करते हैं, जोन रिफाइनिंग यूज करते हैं। अब ये पूरा समरी लिखी हुई है कि किसके स्टेप्स हैं, ये मेटलर्जी के स्टेप्स यहाँ पे लिखे हुए हैं कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, कंसंट्रेशन करते हैं। कंसंट्रेशन में क्या होता है, कंसंट्रेशन इज द प्रोसेस इन विच वी रिमूव इम्प्योरिटीज फ्रॉम एन ओर, ठीक है। ओर से हम क्या कर रहे हैं, इम्प्योरिटीज को क्या कर रहे हैं, हटा रहे हैं, ठीक। फिर उसके बाद दूसरा है एक्सट्रैक्शन, ठीक है। एक्सट्रैक्शन में क्या कर रहे हैं कि मेटल को किससे वो कर रहे हैं, कंसंट्रेटेड जो हमारा ओर है उससे हम मेटल को क्या कर रहे हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। दिस इज द मेथड इन विच वी एक्सट्रैक्ट क्या, इन विच वी एक्सट्रैक्ट मेटल फ्रॉम कंसंट्रेटेड ओर, ठीक हो गया। देन उसके बाद आती है हमारी रिफाइनिंग। दिस इज द लास्ट प्रोसेस जिसमें हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारा क्या है एक्सट्रैक्टेड मेटल है उसको हम क्या कर देंगे, रिफाइन कर देंगे, ठीक है। ये लिख रखा है प्योरीफाइंग एक्सट्रैक्टेड मेटल, वही प्राप्त धातु जो हमारा है, जो हमने धातु प्राप्त करी है उसको हम क्या करेंगे, उसको हम और अधिक शुद्ध कर रहे हैं, और अधिक प्योरिटी की, कुछ न इतनी छोटी सी भी हमारी क्या नहीं रह जाए, इम्प्योरिटी न रह जाए, इसलिए हम उसको क्या करते हैं, प्योर करते हैं लास्ट में, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है कि एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्शन हम कैसे करते हैं। देखो सबसे पहले हमारे पास बॉक्साइड एल्यूमिनियम का क्या है, एल्यूमिनियम का ओर है Al2O3.2H2, ठीक है। उसको हम किससे प्योर करते हैं, बेयर्स प्रोसेस से हम उसको क्या करेंगे, पूरा प्रोसेस होता है बेयर्स प्रोसेस, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा बॉक्साइड है उसको क्या उसमें जो प्योरीफाई करेंगे। उसके बाद प्योरीफाई करने के बाद इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं हॉल हेरोल्ड किससे, प्रोसेस से। और लास्ट में हमारे पास क्या हो जा रहा है, लास्ट में हमारे पास प्योर एल्यूमिनियम मिल जाएगा, ठीक है, प्योर एल्यूमिनियम एज मेटल मिल जाएगा, ठीक है। ये क्या आ गई हमारी, ये मेटलर्जी आ गई कि मेटलर्जी में क्या हो रहा है, मेटलर्जी में 3 स्टेप है, याद रखना। और ये याद रखना कि कौन सी मतलब मेथड किसके, कौन से मेटल के या कौन से ओर के किसके लिए यूज़ हो रही है, जब मतलब किसकी मेटलर्जी में कौन सा प्रोसेस यूज़ हो रहा है, ठीक है। और लास्ट में इसका क्या लिख रखा है, कंक्लूजन लिख रखा है कि धातुकर्मीय प्रक्रिया मेटलर्जिकल प्रोसेस क्या है, मैं मुख्य रूप से 3 चरण होते हैं, 3 चरण होते हैं बोल रहा है, 3 स्टेप्स होते हैं मेटलर्जिकल प्रोसेस में। फर्स्ट आया तुम्हारा कंसंट्रेशन ऑफ ओर, ठीक है, ओर का कंसंट्रेशन। दूसरा तुम्हारा निष्कर्षण, जिसमें तुम क्या कर रहे हो, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। और थर्ड तुम्हारा आ गया रिफाइनिंग ऑफ जो तुम्हारा जो तुम्हारा एक्सट्रैक्टेड मेटल है, ठीक है। फिर बोल रहा है प्रत्येक धातु की क्रियाशीलता के आधार पर निष्कर्षण की विधि अलग रहती है, मतलब अलग अलग जो तुम्हारे रिएक्टिव
पढ़ी थी ना हमने कि रिएक्टिविटी के बेस पे हमारा क्या हो रहा है कि हम जो हमारी जो मेथड थी, मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, वो क्या है, अलग अलग है। किसके आधार पे? उनकी रिएक्टिविटी के आधार पे, ठीक है। इस प्रक्रिया में हमें उच्च शुद्धता वाली धातु प्राप्त होती है। मतलब जो इस सेकंड हमने स्टेप बताया था, उसके बाद जो हमको धातु प्राप्त होगी या जो मेटल प्राप्त होगी, वो उसकी जो प्योरिटी होगी वो हाई प्योरिटी होगी। बट उसके बाद भी हम क्या करेंगे, उसमें रिफाइन करेंगे उसको, ठीक है। जो औद्योगिक कार्यों के लिए क्या होती है, उपयोगी होती है। औद्योगिक कार्यों के लिए क्या होती है, उपयोगी होती है। ये हमारा क्या आ गया, मेटलर्जी का पढ़ लिया हमने पोर्शन। देन नेक्स्ट आया हमारा कोरोजन, ठीक है। कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन, क्षरण और इसकी रोकथाम। देखो क्षरण क्या होता है बेसिकली, और कुछ तुम लोगों को नहीं भी पता होगा, मेटल्स के बारे में नहीं पता, नॉन मेटल्स के बारे में नहीं पता, कोई बात नहीं। जो हमारा क्या है, जो हमारा लोहा है, आयरन, वो वाइडली यूज़ हो रहा है, मतलब सब जगह यूज़ हो रहा है। तुमने कहीं ना कहीं लोहा यूज़ होते हुए बहुत देखा होगा, मतलब बेसिकली देखा ही होगा। तो उसमें क्या होता है, तुमने अगर तुम लोहे को ना, एक कील लेना, कील को अगर तुम 2-4 दिन मॉइस्ट के उसमें रख दोगे ना, मतलब कि बाहर नमी में रख दोगे, कुछ दिनों बाद उसमें एक भूरी रंग की क्या जमने लग जाती है, परत जमने लग जाती है, ठीक है। जिसको हम घरों में ऐसे बोल देते हैं, जंग लग गया इसमें, ठीक है। तो जंग क्या है, वो एक केमिकल प्रोसेस है, ठीक है। वो क्या है, केमिकल प्रोसेस है। उसी को हम क्या बोल रहे हैं, कोरोजन बोल रहे हैं। जो यहाँ पे कोरोजन बोल रहे हैं ना हम, वही जंग लगना एक प्रोसेस है जो तुम्हें यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं कोरोजन और हिंदी में बोलते हैं क्षरण, ठीक। तो कोरोजन इज द ग्रेजुअल, क्या बोल रहा है, डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल्स ड्यू टू देयर रिएक्शन विद मॉइस्चर, एयर, एसिड्स और अदर केमिकल्स इन द एनवायरमेंट, ठीक। दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अनडिजायरेबल कंपाउंड सच एज रस्ट ऑन आयरन, ठीक है। तो अब क्या होता है, इसकी परिभाषा पढ़ते हैं कि क्षरण वह प्रक्रिया है, क्षरण वह प्रक्रिया है जिसमें धातुएं पर्यावरण में नमी, हवा और अम्लों या अन्य रसायनों के साथ क्या कर लेती है, प्रतिक्रिया कर लेती है। धातुएं किसके किसके साथ रिएक्शन कर रही है, नमी के साथ, हवा के साथ, अम्लों के साथ और अन्य रसायनों के साथ, जो कहाँ पे प्रेजेंट है, जो हमारे पर्यावरण में प्रेजेंट है, ठीक है, के साथ क्रिया करके धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। मतलब अगर तुम बहुत टाइम तक लोहे को बाहर रखे रखोगे तो एक टाइम बाद ऐसा होगा कि जंग लग के वो तुम्हारे लोहे की जो, मतलब जो मेटल था या जो लोहे की कील तुमने बाहर रखी थी, वो क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। जो तुम्हारा जो जंग है वो इतनी ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाएगा, ठीक है। पूरा जो वो केमिकल कंपाउंड बन गया ना, लोहे ने तुम्हारी नमी के साथ रिएक्ट करके एक नया केमिकल कंपाउंड बना दिया, ठीक है। और फिर लोहा खत्म हो जाएगा, नया केमिकल कंपाउंड बनता जा रहा है, लोहा कम होते जा रहा है, ठीक है। वही लिखा हुआ है कि जो धातु है वो नष्ट हो जाएगी, इसके परिणाम स्वरूप अनचाही यौगिकों का निर्माण होता है, ठीक है। अनचाही, तुम्हें लोहा चाहिए था ना, इसलिए कील खरीदी थी, अब वो जो रस्ट उस पर लग गया, जो जंग उस पर लग गई, वो तुम्हें थोड़े ना चाहिए था, वो क्या है, अनडिजायरेबल या अनचाही, ठीक है, अनचाहा यौगिक है वो, ठीक। जैसे लोहे पर जंग का लग जाना, एग्जाम्पल दे रखा है तुम्हें कि जो तुम्हारा क्या है, रस्ट ऑन आयरन है, ये तुम्हारा किसका एग्जाम्पल है, ये तुम्हारा कोरोजन का है, या जो तुम्हारा अनडिजायरेबल जो कंपाउंड है उसका क्या है, एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है। कोरोजन ये होता है बोला। अब कोरोजन के क्या दे रखे इसने, एग्जाम्पल। जरूर ऐसा नहीं है कि कोरोजन बस किसी में हो रहा है, आयरन में हो रहा है, नहीं, जितने मेटल्स हैं सभी के साथ हो रहा है, कि सभी जो मेटल्स हैं ज़्यादातर वो तुम्हारे किसके, नमी के और मॉइस्चर के और क्या क्या था, एसिड्स के साथ रिएक्ट करके क्या बना रही हैं, अनडिजायरेबल कंपाउंड्स बना रही हैं, और तुम्हारा जो मेटल है उसको ख़त्म कर रही हैं। कैसे, धीरे धीरे। ऐसा नहीं है कि कोरोजन सीधे एक दिन में हो गया तुम्हारा, नहीं, वो एक थोड़ा स्लो प्रोसेस होता है, ठीक है। तो अब एग्जाम्पल्स ऑफ कोरोजन, क्षरण के उदाहरण दे रखे हैं कि अलग अलग जो तुम्हारे मेटल्स हैं उसमें कैसे क्षरण होता है, ठीक है, उसमें कैसे ये अभिक्रिया होती है। तो सबसे पहले ऊपर से आयरन का ही दे रखा है कि आयरन में क्या होता है, आयरन का जो कोरोजन का जो प्रोडक्ट है वो क्या है, रस्ट है, जिसको हम जंग बोलते हैं हिंदी में, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, Fe2O3 और XH2O। मतलब H2O का हमको कुछ पता नहीं है कि जितने H2O बाहर से आ रहे हैं वो सबके साथ रिएक्शन करते जा रहा है, तो XH2O लिखते हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल वही रस्टिंग ऑन आयरन दे रखा है, किसका एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन इन आयरन में, ठीक है, क्या एग्जाम्पल दे रखा है, रस्टिंग इन आयरन। दूसरा आता है कॉपर। अब कॉपर का लोटा देखा है तुमने, कुछ अगर तुम जब लेके आते हो उसको
तब उसकी चमक, एक उसमें एक क्या होती है, चमक होती है ना, पढ़ी थी हमने क्या, धात्विक चमक होती है। बट अगर कुछ दिन तुम उसको एक बार तुम यूज़ करो, उसमें पानी आनी यूज़ करो, फिर उसके बाद उसको रख दो, ठीक है, फिर कुछ टाइम बाद देखना उसमें क्या हो जाती है, एक तुम्हारी हरी हरी सी क्या पड़ जाती है, उसमें बाहर से हरी हरी सी या काली हरी हरी सी, वो भूरी भूरी सी क्या परत लग जाती है, ठीक है। फिर जब तुम दोबारा साफ़ करते हो तो वो बहुत मुश्किल से साफ़ होती है, ठीक है। तो वो भी क्या है, वो जो तुम्हारे वो कॉपर में क्षरण होता है, ठीक है। वही लिख रखा है कि कॉपर जो है उसमें ग्रीन पैटीना क्या हो जाती है, जो तुम्हारा प्रोडक्ट बन रहा होता है, जो हरा हरा प्रोडक्ट है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रीन पैटीना। उसका फॉर्मूला क्या है, CuCO3, वो क्या कॉपर कार्बोनेट बन जाता है तुम्हारा, और क्या CuCO3.CuOH का होल ट्वाइस, ठीक है, CuOH का होल ट्वाइस, वो एक कंपाउंड बन गया, केमिकल कंपाउंड बन गया, ठीक है, जिसकी वजह से तुम्हारा कॉपर क्या हो जाता है, कॉपर टर्न्स ग्रीन, जिसकी वजह से तुम्हारा कॉपर कैसा हो जाता है, ग्रीन हो जाता है, ठीक है, कोरोजन है वो कॉपर का। और सिल्वर की ज्वेलरीज देखी है, ऐसा बहुत जल्दी रिएक्ट नहीं करते हैं, पर बहुत अगर लंबे टाइम तक तुम सिल्वर ज्वेलरीज रखोगे तो वो काली पड़ जाती है, ठीक है। तो वो भी सिल्वर में किसकी वजह से हो रहा है, कोरोजन की वजह से हो रहा है। ब्लैक सिल्वर सल्फाइड, ठीक है, सिल्वर सल्फाइड, क्योंकि जो सिल्वर है वो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट सल्फाइड के साथ रिएक्ट करके क्या कर देगा, सिल्वर सल्फाइड बना देगा, Ag2S, ठीक है, जिसकी वजह से सिल्वर क्या हो जाएगा तुम्हारा, काला पड़ जाएगा। ये लिख रखा है कि टर्निशिंग ऑफ सिल्वर लिख रखा है, ठीक है। देन नेक्स्ट है तुम्हारा एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का क्या हो रहा है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जा रहा है, ये किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना दिया, Al2O3, और क्या बन जाएगा इससे, ये भी तुम्हारी एक संरक्षण परत क्या हो जाएगी, बन जाएगी बोल रहा है, ठीक है। हाँ, ये क्या हो गया तुम्हारा, कोरोजन पढ़ लिया तुमने। कोरोजन के मतलब अलग अलग मेटल्स में कैसे कोरोजन होता है, या क्या क्या कोरोजन के जो प्रोडक्ट हैं वो क्या क्या है तुमने पढ़ लिए, ठीक है। अब इसके बाद अब कोरोजन हो रहा है, कोरोजन इतना तो तुम्हें समझ आ रहा है ना कि अनडिजायरेबल प्रोडक्ट बन रहा है। जंग क्या है, अनडिजायरेबल है, तो अनडिजायरेबल है तो अब इसको रोकने के लिए कि हाँ भाई हमने रखा है लोहा, अब ऐसा नहीं कि हम उसको यूज़ नहीं करेंगे, अगली बार भी यूज़ करना है, तो उसके लिए हमें क्या होंगी, कुछ मेथड हम टेक्निक्स लगाएंगे ना कि ये क्या ना हो, इसमें क्षरण ना हो, तो इसके लिए भी क्या मेथड्स होंगी, किसके लिए, प्रिवेंशन के लिए। किससे प्रिवेंशन, कोरोजन से प्रिवेंशन के लिए। तो देखो इसकी मेथड कौन कौन सी हैं। फर्स्ट आया बैरियर प्रोटेक्शन, ठीक है। बैरियर प्रोटेक्शन में क्या कर देते हैं, जो फर्स्ट मेथड है बैरियर, ये मेथड्स ऑफ, हाँ बैरियर, रुकावट सुरक्षा लिख रखा है, इसमें क्या कर देते हैं हम क्या एक कोई बैरियर बना दे रहे हैं दोनों के बीच में, मतलब कि जो तुम्हारा क्या है, जो तुम्हारा मेटल है, मेटल के और जो तुम्हारा एटमॉस्फेयर है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक एयर और वाटर से ही तो रिएक्ट कर रहा है वो, ठीक है। तो उन दोनों के बीच में क्या हो जाएगी, हम एक लेयरिंग कर देते हैं, एक बैरियर लगा देते हैं, ठीक है। तो वो बैरियर किसका भी हो सकता है, तुमने देखा होगा कि बहुत लोग टिन के दरवाजे बनाए रहते हैं, फिर उसमें क्या होता है, उसमें कलर लगा देते हैं, ठीक है। कलर क्यों लगाते हैं, इसीलिए, किस लिए, ये जो तुम्हारा कोरोजन हो रहा है इससे रुकने के लिए, मतलब कोरोजन से बचने के लिए कलर लगा देते हैं, ठीक है। वो अगर पाइप्स, अगर रेलिंग बहुत सारे घरों में, अब तो नहीं पहले से लगी रहती थी, अभी भी लगी रहती है, रेलिंग लोहे की लगी रहती है, तो उसमें क्या करा जाता है, उसमें पेंट कर दिया जाता है, इसीलिए करा जाता है कि वो रस्टिंग ना हो उसकी, उसमें जंग ना लगे करके, ठीक है। तो वो जो मेथड है वो क्या है, बैरियर, उसी को बैरियर प्रोटेक्शन बोल रहे हैं। इंग्लिश में लिखा हुआ है कि दिस मेथड इन्वॉल्व्स कोटिंग ऑफ मेटल सर्फेस टू prevent it from coming into contact with the air and moisture। मतलब ये मॉइस्चर और एयर के कांटेक्ट में ना आए, कौन, तुम्हारा मेटल डायरेक्ट मॉइस्चर के कांटेक्ट में ना आए, इसीलिए हम उसको क्या कर दे रहे हैं, कोट कर दे रहे हैं, किससे, कलर से भी कर सकते हैं। लिखा हुआ है कि इस विधि में धातु की सतह को कोटिंग द्वारा ढका जाता है जिससे वह हवा और नमी के संपर्क में ना आए। इसके एग्जाम्पल या जो तुम बोल सकते हो कि किससे कोट कर रहे हैं, हम पेंट से कोट कर रहे हैं, ऑयलिंग और ग्रीसिंग मतलब ऑयल से या ग्रीस से कर रहे हैं, या प्लास्टिक कोटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो पेंटिंग किस में कर रहे हैं, रंगाई पुताई आयरन गेट्स में, ब्रिजेस में, ठीक है, जो हमारे पुल हैं और जो आयरन गेट्स हैं, या जो तुम्हारे
हमारे झूले होते हैं पार्क में लगे होते हैं, अगर सोचो अगर उसमें हम नहीं करेंगे, उनमें हम कोटिंग वगैरह नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो झूले कभी खेलते खेलते टूट सकते हैं ना, तो फिर बच्चों को लग जाएगी। ठीक है, इसलिए अब रस्टिंग को रोकना तो पड़ेगा ना। तो हमारा जो फर्स्ट मेथड है वो बैरियर क्या है, बैरियर प्रोटेक्शन है, जिसमें फर्स्ट हमारा उदाहरण कौन सा है कि पेंटिंग कर देते हैं हम। ठीक है, दूसरा हम कर दे रहे हैं ऑयलिंग या ग्रीजिंग, किसकी कर रही है, मशीन्स के पार्ट्स की, टूल्स की। अब उनको खोल के हम वो तो नहीं कर सकते कि उसमें पेंट तो नहीं कर सकते मशीन्स के उतने पार्ट्स में, तो हम क्या करते हैं वहाँ पे हम ऑयलिंग करते हैं या ग्रीसिंग करते हैं। ठीक है, ऑयल डाल देते हैं, ग्रीस डाल देते हैं। और थर्ड आता है कि प्लास्टिक कोटिंग, प्लास्टिक से कोट कर देते हैं, मतलब लोहे की चीज़ें उसको प्लास्टिक से कवर कर दे रहे हैं। ठीक है, तो किसको, इलेक्ट्रिकल वायर्स को, इलेक्ट्रिकल वायर्स क्या होती है तुम्हारी मेटल्स की तो बनी रहती हैं, तो उनको हम क्या कर देते हैं, प्लास्टिक से क्या कर देते हैं, कोट कर देते हैं। या किचन के जो यूटेंसिल्स होती हैं, किचन्स में जो हम यूज़ करते हैं, तो उसमें भी हम क्या कर देते हैं, प्लास्टिक कोटिंग कर देते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया तुम्हारी कोरोजन प्रिवेंशन की फर्स्ट मैथड होगी। अब दूसरी मैथड क्या है तुम्हारी, दूसरी मेथड है तुम्हारी गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है, गैल्वेनाइजेशन में कुछ नहीं होता है कि प्रोटेक्शन ऑफ जिंक कोटिंग, इसमें जिंक की कोटिंग लगा देंगे हम। ठीक है, क्या लगा देंगे, जिंक की कोटिंग लगा देंगे, इज अप्लाइड ऑन आयरन और स्टील टू प्रिवेंट रस्टिंग। ठीक है, तो हम किस में, आयरन और स्टील में क्या कर रहे हैं, जिंक की कोटिंग करते हैं। जिंक क्या है, जिंक एक तुम्हारा क्या था, मिश्र धातु थी, किस किस की, सॉरी क्या बोल दिया, जो तुम्हारा क्या था, स्टील क्या था, स्टील तुम्हारी क्या थी, एक मिश्र धातु थी, किसकी, तुम्हारा आयरन प्लस कार्बन। ठीक है, आयरन प्लस कार्बन की क्या थी, मिश्र धातु थी, कौन, स्टील। ठीक है, अभी ये भी आएगा नीचे कि एक तुम्हारा मेथड क्या होता है प्रिवेंशन का करके, तो यहाँ पे अभी जो आ रहा है वो पढ़ो कि तुम क्या कर रहे हो, प्रोटेक्ट करने के लिए, कोरोजन से प्रोटेक्ट करने के लिए क्या कर दोगे, जिंक की कोटिंग कर दोगे, किसमें, आयरन और स्टील के जो तुम्हारा मेटल है उसमें। ठीक है, लोहे या स्टील पर जिंक या जस्ता की एक परत चढ़ाई जाती है ताकि जंग ना लगे। ठीक है, एग्जाम्पल दे रखा है कि गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप्स। ठीक है, गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप्स होती है, मतलब आयरन की पाइप्स होती हैं, लोहे की पाइप्स होती हैं, उसमें क्या करा होता है, जिंक की वो जिंक की परत चढ़ाई होती है, और उन पाइप्स को बोला जाता है गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप्स बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा आया कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग, विद्युत लेपन। विद्युत लेपन में क्या होता है, अ थिन लेयर ऑफ अनदर मेटल, इसमें क्या होता है कि अ थिन लेयर ऑफ अनदर मेटल लाइक क्रोमियम, सिल्वर, गोल्ड इज क्या बोला है, इज डिपॉजिटेड ऑन द मेटल सरफेस यूजिंग इलेक्ट्रिक करंट। अब क्या हो रहा है कि इसमें क्या कर रहे हैं हम, एक थिन लेयर, मतलब कोई मेटल है उसको प्रिवेंट करना है, तो उसमें हम एक थिन लेयर लगा दे रहे हैं, किस किस की, या तो क्रोमियम की लगा सकते हैं, या गोल्ड की लगा सकते हैं, या सिल्वर की लगा सकते हैं, या किसी अनदर मेटल की क्या लगा दे रहे हैं, थिन लेयर लगा दे रहे हैं, किससे, विद्युत करंट की सहायता से उसको क्या कर दे रहे हैं, कवर कर दे रहे हैं मेटल, दूसरे किसी मेटल से। क्योंकि देखो अगर तुम्हारे पास कोई क्या है, मेटल है, दूसरा मेटल आ जाएगा तो वो दूसरा मेटल पहले चले जाएगा ना उसके पास रिएक्ट करने के लिए, कि मैं मोर रिएक्टिव हूँ, मैं रिएक्ट कर लूँगा, तुम मत करो। लोहे के बाहर अगर मैंने क्या लगा दिया, लोहे से ज़्यादा कुछ रिएक्टिव हमने मेटल लगा दिया, तो क्या होगा, वो जो बाहर वाला जो मेटल है वो क्या कर जाएगा, वो रिएक्ट करने चले जाएगा। तो यही हो रहा है जो तुम्हारा क्या हो रहा है इलेक्ट्रोप्लेटिंग में। ठीक है, जो दूसरा मेटल है उसको इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से हम बाहर से कोट कर दे रहे हैं, जिस मेटल को प्रिवेंट करना है उसके। ठीक है, तो ये लिखा है कि धातु की सतह पर क्रोमियम, चांदी या सोने जैसी धातुओं की एक पतली परत विद्युत धारा द्वारा चिपकाई जाती है। ठीक है, यही एग्जाम्पल दे रखे हैं कि गोल्ड प्लेटिंग ऑन ज्वेलरी, ज्वेलरी पे हम क्या कर देते हैं, गोल्ड की प्लेटिंग कर देते हैं, बोल रहा है। सोने के आभूषणों पर क्या करा देते हैं, आभूषणों पर सोने की परत चढ़ा देते हैं। ठीक है, और सिल्वर प्लेटिंग ऑन यूटेंसिल्स, बर्तनों पर हम किसकी परत चढ़ा रहे हैं, चांदी की, किसकी हेल्प से, यही इलेक्ट्रोप्लेटिंग की हेल्प से। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से। लास्ट आया तुम्हारा, लास्ट या इसके बाद भी है शायद, क्या है, अलॉइंग।
अलाउइंग। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या करोगे, इसमें तुम एक मेटल, सपोज तुम्हारे पास लोहा है, उसमें तुमने एक और मेटल मिला दिया और तुमने मिश्र धातु बना दिया। अब क्या नहीं होगा, अब उनकी, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज में क्या आ जाता है, फिर डिफरेंस आ जाता है, तो जो अब उसमें क्या नहीं लगेगा, जंग नहीं लगेगा। हमारे घर में स्टील के बर्तन होते हैं, स्टेनलेस स्टील के बर्तन होते हैं, तो क्या वो कभी जंग लगता है? उनमें नहीं लगता है, क्योंकि वो क्या है, अलॉयज हैं, ठीक है। उनमें क्या मिला रखा है हमने, उसमें हमारा प्योर मेटल नहीं है, वो प्योर आयरन नहीं है, उसमें और भी चीज़ें मिलाई हुई हैं, तो उसमें आयरन के रस्टिंग वाला गुण नहीं आया रहेगा, ठीक है। वही लिख रखा है कि मिक्सिंग अ मेटल विद अदर मेटल और एलिमेंट्स इम्प्रूव्स द रेजिस्टेंस ऑफ कोरोजन। मतलब अब क्या होगा, मतलब कोरोजन से तुम क्या कर लोगे, कोरोजन को रेजिस्ट कर लेगा। अगर तुम दूसरी चीज मिला दी उसमें, दूसरे वाले के वो रेजिस्टिविटी वाले गुण आ जाएंगे। लिखा है कि किसी धातु को अन्य धातु, मतलब या तो तुमने किसी अन्य धातु के साथ मिला दो, या तो फिर किसके साथ मिला दो, अन्य तत्व के साथ। तत्व भी चल सकता है कि मतलब मेटल नहीं है, नॉन मेटल है, पर तुमने मिलाया और क्या कर लिया, उसकी क्षरण प्रतिरोधक क्षमता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, बोल रहा है, ठीक है। कोरोजन से प्रिवेंट, जो तुम्हारी क्या है, रेजिस्टेंस टू प्रिवेंशन कोरोजन है, वो क्या हो जाएगा, इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है। क्षरण प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी, ठीक। इसके एग्जाम्पल दे रखे हैं कि स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील क्या क्या होता है, आयरन, क्रोमियम और निकिल, ठीक है। आयरन में क्रोमियम और निकिल क्या कर दिया जाता है, मिक्स कर दिया जाता है, और उसमें फिर कभी क्या नहीं लगता, जंग नहीं लगता। अब दो चीजें हैं, देखो, एक तुम्हारा स्टील है और दूसरा तुम्हारे पास क्या है, स्टेनलेस स्टील है, ठीक है। स्टील क्या होता है, स्टील तुम्हारा होता है, आयरन में तुमने कार्बन मिलाया, और स्टेनलेस स्टील होता है तुम्हारा कि आयरन के साथ तुमने क्रोमियम और निकिल मिलाया। स्टेनलेस स्टील की ना तुम्हारी ब्लेड बनी रहती है, सेविंग ब्लेड होती है, जो उसमें नहीं लगती ना, क्या बोलते हैं, ये रस्ट नहीं लगती, उसमें जंग नहीं लगती। क्यों? क्योंकि उसको वो मिश्र धातु ही है। किस किस की मिश्र धातु है, आयरन की, क्रोमियम की और निकिल की। इन तीनों को मिला के हमने क्या बना रखी है, मिश्र धातु बना रखी है। और ब्रॉस बोल रहा है क्या है तुम्हारा, पीतल। पीतल भी एक मिश्र धातु है, जो किससे किससे मिली है, कॉपर से और जिंक से मिलके बनी है, ठीक है। इसमें भी क्या नहीं होगा, इसमें भी करोड़ नहीं करेगा, ये भी, इसमें भी इसका भी क्षरण नहीं होगा इतने ईजीली, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसमें उन दोनों के गुण आ गए, ठीक है। और लास्ट तुम्हारा जो है वो आया तुम्हारा कैथोडिक प्रोटेक्शन, ठीक है, कैथोडिक प्रोटेक्शन। अ मोर रिएक्टिव मेटल दैट इज जिंक इज अटैच्ड टू द मेन मेटल एक्टिंग एज द, क्या बोला है, सैक्रिफाइसिंग एनोड, सैक्रिफाइसिंग एनोड प्रिवेंटिंग कोरोजन। देखो अब ये क्या हो रहा है, इसमें क्या होगा, हिंदी में लिखा है, एक अधिक क्रियाशील धातु जैसे जस्ता को मुख्य रूप से जोड़ा जाता है, जो बली इलेक्ट्रोड के रूप में कार्य करता है और क्षरण से बचाता है। अब इसमें क्या होगा, देखो तुम्हारा क्या हो रहा है, कोई मेन तुम्हारे पास मेटल है, उसको तुमने क्या करना है, प्रिवेंट करना है कि उसमें कोरोजन ना हो, वो करोड़ ना करे, ठीक है। तो अब तुम क्या करोगे कि तुम्हारा जिंक है, सपोज जिंक की क्या कर दी तुमने, उसके बाहर से कोटिंग कर दी, और क्या होगा, जिंक जो है वो रिएक्ट कर लेगा। मतलब जो मेन, जो तुम्हारा मेन क्या है, मेन मेटल जिसको तुमने प्रिवेंट करना है, वो तो प्रिवेंट हो जाएगा, पर जो बाहर जो तुमने जिंक की कोटिंग करी है, वो क्या कर लेगी, वो रिएक्ट करेगी, बोल रहा है। इसीलिए हम उसको क्या बोल रहे हैं, सैक्रिफिशियल एनोड बोल रहे हैं, ठीक है। मतलब वो सैक्रिफाइस कर रही है, जो मेन मेटल है उसको बचाने के लिए खुद सैक्रिफाइस कर रही है, खुद जाकर रिएक्ट कर रही है, ठीक है, कि मेन वाला मेटल क्या हो जाए, तुम्हारा बच जाए। इस मेथड को हम क्या बोल रहे हैं, कैथोडिक प्रोटेक्शन बोल रहे हैं, सॉरी। इसके एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, जिंक ब्लॉक्स ऑन शिप हल्स, ठीक है, जहाजों पर जस्ता के क्या लगाए जाते हैं, बोल रहा है, ब्लॉक्स लगाए जाते हैं, बोल रहा है, ठीक है। फिर बोल रहा है अंडरग्राउंड पाइपलाइंस, भूमिगत पाइपलाइंस, वहां पे इनका यूज होता है, ठीक है। भूमिगत पाइपलाइंस या जहाजों पर जो जस्ता ब्लॉक्स होते हैं, वहां पे क्या होता है, जो तुम्हारा कैथोडिक सुरक्षा है, इसका यूज हो रहा है, ठीक। उसके बाहर से जिंक की कोटिंग, मेनली जिंक की, हो सकता है कि कोई और मेटल्स भी तुम लो, पर मेनली क्या है, मेनली तुम्हारी जिंक की क्या हो रही है, कोटिंग हो रही है, ठीक है। आई यहां तक बात समझ में। लास्ट में इसका क्या लिख रखा है, कंक्लूजन लिख रखा है कि कोरोजन डैमेजेस मेटल्स ओवर टाइम एंड कॉज इकोनॉमिक लॉस। ऑब्वियसली इकोनॉमिक लॉस हो जाएगा। अगर तुमने क्या लोहे का या लोहा खरीद के रखा है, कुछ टाइम बाद रखोगे, जंग लग गया उसमें और पूरा लोहा खराब हो गया, इकोनॉमिक लॉस तो हुआ, ठीक है। और ये बोल रहा है कि मेटल ओवर टाइम, मतलब एक टाइम लगता है, ऐसा नहीं कि तुमने आज लेके आए और वहाँ मॉइस्चर में रख दिया और कल को खराब हो जाएगा, नहीं, उसके लिए भी एक
टाइम समय सीमा होती है अलग अलग मेटल्स की, ये करोड़ होने की अलग अलग सीमा होती है, ठीक है। कोई बहुत लंबे टाइम तक नहीं होते हैं, कोई बहुत जल्दी हो जाते हैं, ठीक है। इट कैन बी, क्या बोला, इट कैन बी प्रिवेंटेड यूजिंग पेंटिंग, गैल्वेनाइजेशन, इलेक्ट्रो, क्या लिख रखा है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, एलॉइंग एंड कैथोडिक प्रोटेक्शन। वही सारी मेथड्स लिख रखी हैं कि हम इन सारी मेथड से क्या कर सकते हैं, जो हमारी कौन कौन सी मेथड है, पेंटिंग है, गैल्वेनाइजेशन है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग है, एलॉइंग है और कैथोडिक क्या है, प्रोटेक्शन है। इनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, कोरोजन को क्या कर सकते हैं, कोरोजन से किसी मेटल को प्रिवेंट कर सकते हैं, कोरोजन से बचा सकते हैं, क्षरण से बचा सकते हैं। फिर बोला दीज मेथड्स इंक्रीज द लाइफ स्पैन ऑफ मेटल्स एंड रिड्यूस मेंटेनेंस कॉस्ट, ठीक है। मतलब ये क्या होगी, ये जो मेथड्स है इनकी हेल्प से क्या हो जाएगा, मेटल का लाइफ स्पैन बढ़ जाएगा। मतलब अगर तुम क्या कर दोगे, तुमने कोई क्या लगाई, रेलिंग लगाई लोहे की, उसमें तुमने कलर कर दिया, तो कलर कर दिया तो वो ज़्यादा टाइम तक चलेगी। और अगर एक तुमने कोई रेलिंग लगाई है, उस पर कलर नहीं किया, उसमें कोटिंग नहीं करी, तो वो क्या, वो कम टाइम तक चलेगी, क्योंकि वो जितनी बार वो एटमॉस्फेयर के वो किसके, वाटर मॉलिक्यूल्स के या एयर के, वो ऑक्सीजन के आस उसमें आएगी, संपर्क में आएगी, तो क्या होगा, वो रिएक्ट करेगी, रस्टिंग होगी, जंग बनेगा तो वो खत्म होगी ना। तो अगर तुमने क्या कर रखा है, पहले ही उसमें ये कोटिंग वगैरह कर रखी है, इन मेथड से उसको प्रिवेंट कर रखा है, तो उसकी लाइफ स्पैन बढ़ जाएगी और तुम्हारे मेंटेनेंस का खर्चा भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, बोल रहा है, ठीक है। आई होप यहाँ तक आप लोगों को वीडियो समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय।